हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4। किस क्लास का? क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। और उस चैप्टर का क्या नाम है? तो उस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। उस चैप्टर का क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। और उस पाठ के लेखक कौन है? तो उस पाठ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं पाठ। क्या हो गया ये? और कौन सा पाठ पढ़ना है? तो पाठ नंबर 4 है। इस पाठ का क्या नाम है? इस पाठ का नाम है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्यों नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमको कौन सा पाठ पढ़ना है? पाठ नंबर 4 पढ़ना है। और उस पाठ का क्या नाम है? उस पाठ का नाम है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक कौन है? इनके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं, के निबंधकार, के निबंधकार है। मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है? नाखून कौन सा है? तो नाखून क्या है? वो निबंध है। ठीक है। और बोला जा रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए में आपको दिया है, ऑप्शन ए में है कि गुलाब राय, गुलाब राय। बी में है शांति, शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय, शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। और आपका ऑप्शन सी में है कि प्रताप नारायण, प्रताप नारायण। और यहाँ पे आपसे डी में बोला गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे तो हम आपको पहले ही बताए थे कि जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये क्या है? एक निबंध है। और क्वेश्चन में बोला गया कि निबंधकार कौन है, मतलब इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है गुलाब राय, बी में शांति प्रिय द्विवेदी, सी में है प्रताप नारायण, और डी में क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है द्विवेदी जी ने, द्विवेदी जी ने निर्लज, क्या बोले हैं? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी, निर्लज अपराधी
निर्लज अपराधी किसे कहे हैं? किसे कहे हैं? यहाँ पे द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहे हैं? ऑप्शन ए में दिया है नाखून के, बी में है चोर के, सी में आपका ऑप्शन नंबर सी है कि डाकू के, और डी में क्या है बदमाश के। तो यहाँ पे जो द्विवेदी जी ने जिसे निर्लज अपराधी कहा है वो किसे कहा है? ए में दिया है नाखून के, बी में है चोर के, सी में है डाकू के, और डी में क्या है बदमाश के। तो द्विवेदी जी ने जिसको निर्लज कहा है वो किसे कहा है? नाखून को कहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? किसकी रचना है? जो कामसूत्र है वो किसकी रचना है? ऑप्शन ए में आपको क्या मिलेगा? हजारी प्रसाद या द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद, बी में है आपको बी में बोला गया है कि हजारी प्रसाद हो गया आपका, और पतंजलि 2 नंबर में क्या है? पतंजलि। ऑप्शन सी में है वात्स्यायन, और डी में क्या है? डी में है रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो कामसूत्र किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी में है पतंजलि की, सी में वात्स्यायन की, और डी में क्या है रामानुजाचार्य का। तो यहाँ पे जो आपको कामसूत्र रचना है वो किनकी है? वात्स्यायन की है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सिक्के का अर्थ होता है, सिक्के का अर्थ क्या होता है? सिक्के का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे ए में आपको दिया है साबुन, बी में है मुहावर, और सी में क्या है? सी में आपका दर्पण, और डी में क्या होगा? मोम। जितने लोग इस पाठ को पढ़े होंगे, इस निबंध को पढ़े होंगे, वही लोग बताएंगे कि सिक्के का अर्थ होता है, तो सिक्के का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है साबुन, बी में है मुहावर, और सी में क्या है दर्पण, डी में क्या है मोम। तो सिक्के का अर्थ क्या होता है? तो मोम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कि उपन्यास है, और बी में बोला जा रहा है कि कहानी है, सी में बोला गया है शास्त्र है, और डी में क्या बोला गया है? डी में बोला गया कि पुराण है। तो यहाँ पे जो महाभारत बोला गया है कि महाभारत क्या है? ऑप्शन ए में दिया है उपन्यास, बी में है कहानी, सी में है शास्त्र, और डी में क्या है पुराण। तो यहाँ पे जो महाभारत है वो क्या है? वो एक पुराण है।
ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? नख पसंद करते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? ऑप्शन ए में क्या दिया है? गौड़ देश, गौड़ देश। बी में है केकय, ठीक है। सी में है वाहिकी, वाहिक है, वाहिक नहीं है, वाहिक। और आपका डी में क्या है? डी में है गंधार। क्या है? गंधार। तो यहाँ पे बोला गया है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो कौन से देश है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। यहाँ पे उसके आगे है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि कौन छोटे नख, यहाँ पे बोला गया कि कौन बड़े नख पसंद करते हैं। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन छोटे नख को पसंद करते हैं। किस देश के लोग कौन छोटे नख को पसंद करते हैं? कौन छोटे नख, छोटे नख, छोटे नख पसंद, कौन छोटे नख पसंद करते हैं? तो कौन छोटे नख पसंद करते हैं? ऑप्शन ए में आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन ए में है कि दक्षिणार्ध, दक्षिणाय, क्या है? दक्षिणाय। और बी में क्या है आपका? ऑप्शन बी में है कि पर्वत्य। और सी में क्या है? सी में मानव, मानव है, मानव। और डी में क्या है? तो डी में है कि मध्य देशीय, मध्य देशीय। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन छोटे नख पसंद करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दक्षिणीय, बी में पर्वतीय, और सी में क्या है? मलय, और डी में क्या है? मध्य देशीय। तो यहाँ पे जो छोटे नख पसंद करते हैं वो है आपका दक्षिणीय। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। उसके आगे है 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? कब और कहाँ हुआ? इसमें आपका 2 क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे भी हो सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। तो इसमें हम आपको दोनों ही बता दे रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी कहाँ पे? समस्तीपुर बिहार में, समस्तीपुर बिहार। क्या है? समस्तीपुर बिहार। ऑप्शन बी में है 1907 में, 1907 ईस्वी में। और कहाँ पे? बलिया उत्तर प्रदेश,
बलिया उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है 1909 1909 ईस्वी। कहाँ पे? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी में दिया है कि 1911 बलिया बिहार, 1911 ईस्वी बलिया बिहार, बलिया बिहार। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और इसको आपको देखना है कि कब और कहाँ हुआ था, इनका जन्म किस ईस्वी में हुआ और कहाँ हुआ था, ये दोनों आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि 1905 ईस्वी में, और कहाँ पे दिया है समस्तीपुर बिहार में। बी में दिया है कि 1907 ईस्वी बलिया उत्तर प्रदेश में। सी में दिया है कि 1909 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और डी में दिया है कि 1911 बलिया बिहार में। तो आप लोग कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि उनका जन्म 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, और किस ईस्वी में? तो 1907 ईस्वी में। आप लोग बलिया बिहार पे टिक मत लगाइएगा। चलिए यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कौन मनुष्य का आदर्श, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। इसमें कौन मनुष्य का आधार नहीं बन सकती है? ऑप्शन ए में दिया है कि शेर, शेर। बी में है बंदरिया, बंदरिया। और सी में है भालू, सी में क्या है? भालू। और डी में क्या है? डी में है हाथी। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो ऑप्शन ए में दिया है कि शेर, बी में है बंदरिया, सी में है भालू और डी में क्या है? हाथी। तो यहाँ पे जो बंदरिया है वो मनुष्य का क्या है? आदर्श नहीं बन सकती है। चलिए यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबंधित किया जाता है। देवताओं के राजा से, देवताओं के राजा से किन्हें संबंधित किया जाता है। किन्हें संबंधित किया जाता है, क्वेश्चन में बोला गया कि देवताओं के राजा से किन्हें संबंधित किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है कि महादेव, महादेव। और बी में क्या है? विष्णु, क्या है? विष्णु। और सी में क्या है? सी में है इंद्र। और डी में क्या है? डी में है कि ब्रह्मा, ब्रह्मा। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिला है। बोला गया है कि देवताओं के राजा से किन्हें संबंधित किया जाता है। ऑप्शन ए में है कि महादेव को, बी में है कि विष्णु को, सी में है इंद्र को और डी में क्या है? ब्रह्मा को। तो यहाँ पे जो इंद्र है इनको देवताओं से क्या किया जाता है? संबंधित किया जाता है। ठीक है, उसके आगे है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नख किसका प्रतीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन में कि नख किसका प्रतीक है। नख
किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए में आपको दिया है कि मानवता का, मानवता का, और बी में है पशुता का, पशुता का भ नहीं है, स है, पशुता का। सी में है, सी में बोला है कि ए और बी दोनों का, ए एवं बी दोनों। और डी में बोला गया कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बारह नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था? ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में है कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि नख किसके प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मानवता का, बी में है पशुता का, सी में है ए और बी दोनों में, और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो। कौन किसका है? पशुता का है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि मिली थी? काशी विश्वविद्यालय से, काशी विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि, कौन सी उपाधि मिली थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि मिली थी? यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर दे देते हैं कि कौन सी है। तो वो है आपका ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषाचार्य, ठीक है ना। ज्योतिषाचार्य। अब यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। आप लोग आंसर जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे बोला गया कि काशी विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि मिली थी। यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है कि ज्योतिषाचार्य, इसी को आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का पद्म भूषण की उपाधि, पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? किस वर्ष सम्मानित किया गया? किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जिस वर्ष सम्मानित किया पद्म भूषण से, ऑप्शन ए में आपको दिया है कि 1953 में, और बी में दे दिया है 1957 में, और सी में है 1959 में, और डी में क्या है? ऑप्शन आपको डी में दिया है कि 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 1957 ईस्वी में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये ए वाला है। यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अशोक के फूल की रचना है। जो अशोक के फूल है वो किनकी रचना है? अशोक के फूल किनकी रचना है? किनकी रचना है?
तो अशोक के फूल किनकी रचना है? तो यहाँ पे आपको दिया है ऑप्शन ए में कि दिनकर, दिनकर का। बी में है सुमित्रानंदन पंत का, सुमित्रानंद पंत का, सुमित्रानंद पंत का। और सी में है गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य। और डी में क्या है? डी में है द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे जो अशोक के फूल की किनकी रचना है? तो ऑप्शन ए में दिया है दिनकर, बी में सुमित्रानंदन पंत, सी में गुणाकर मूल्य और डी में क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ? तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर है कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 1979 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है ना? 1979 ईस्वी कहाँ में? दिल्ली में। ठीक है, 1979 आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे उसके आगे आपको हम क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि नाखून का इतिहास, नाखून का इजहार किस पुस्तक से मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? तो यहाँ पे अब हम सिर्फ आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, आप लोग देखकर टिक लगाइएगा कि कौन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद टिक लगाइएगा। तो वो है कामसूत्र में क्या मिलता है? नाखून का इतिहास, कामसूत्र में। ठीक है, यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि कहानी में चंद्रकार में त्रिकोण, दंतलुज, वर्तुलाकार आकृतियां का संबंध मानव के किस अंग से है? कहानी में, क्वेश्चन पढ़िए, कहानी में चंद्रकार, उसके क्या आगे बोल रहा है? चंद्रकार में त्रिकोण चंद्रकार में त्रिकोण, दंतुल, क्या है? दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध किससे मिलता है? आकृतियों के संबंध मानव के किस अंग से मिलता है? मानव के किस अंग से मिलता है? किस अंग से मिलता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि कहानी में चंद्रकार में त्रिकोण, दंतुलित, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से मिलता है?
तो यहाँ पे आपका छोटा सा आंसर है ऑप्शन ए में आपको दे दिया है कि नाक से, पी में दिया है कि मुख से, सी में दिया है कि नाक से, और डी में क्या दिया है, डी में दिया है आंख से। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो यहाँ पे जो आपका नख है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा है? नख से। ठीक है। यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि अलकत का अर्थ है, अलकत का अलकतक अलकतक का अर्थ क्या होता है, या अलकतक का अर्थ है? तो यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्ट भैया है कि आलता। अलकतक का अर्थ क्या होता है? आलता होता है। ठीक है। यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? द्विवेदी को साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला? किस रचना पर मिला? किस रचना पर मिला है? क्वेश्चन में बोला गया कि द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार या साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला। तो इसने कौन सी रचना की थी कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो वो आपका था क्या? आलोक पर्व पर। किस रचना पर? आलोक पर्व पर। ठीक है। यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? प्राचीन मानव का अस्त्र शस्त्र क्या था? तो उनका अस्त्र शस्त्र क्या था प्राचीन मानव को? तो आपका नख ही था। कौन सा था? उनका नाखून था। ठीक है ना। अस्त्र शस्त्र क्या था उनका? नाखून। यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि आर्यों के पास था। आर्यों के पास था मतलब आर्य जो समाज थे उनके पास क्या था? ऑप्शन ए में दिया है कि लोहे का अस्त्र, बी में है घोड़े, सी में है मिट्टी या कांची का घर, और डी में क्या है? इनमें से सभी। तो उन लोगों के पास क्या था? आर्यों के पास क्या था? तो लोहे का अस्त्र, बी में घोड़े, सी में मिट्टी, और डी में क्या है? इनमें से सभी। तो जो आर्यों के पास था इसमें से सब था। कौन सा? लोहा भी था, लोहा का अस्त्र, घोड़ा भी था, और मिट्टी का कच्ची घर था, और इनमें से ये सब तीनों थे। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए यहाँ पे उसके आगे हम बताते हैं आपको। यहाँ पे है उसके आगे कि नखघर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखघर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? किस पर भरोसा कर रहा है? नखघर आज किस पर भरोसा कर रहा है? किस पर भरोसा
कर रहा है। जो नखघर था पहले वो आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो वो है आपका ऑप्शन ए में दिया है कि बंदूक पर, बंदूक पर, बी में है लाठी पर, सी में है एटम बम पर, एटम बम पर, और डी में क्या है? डी में है कि लोहे के विभिन्न हथियार पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो यहाँ पे जो नखघर आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो वो कर रहा है आपको एटम बम पर। पहले किस पर भरोसा था उन लोगों को? नख पर। आज किस पे है? तो एटम बम पर। यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या से लेखन नहीं है? मतलब जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विद्या से, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में साहित्य की किस विद्या से लेखन नहीं है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस विद्या से लेखन नहीं है वो क्या है? वो है उनका कहानी से वो क्या है? लेखन नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? ऑप्शन ए में दिया है कि अशोक के फूल, बी में है माटी की मूर्तें, और सी में है वाणभट्ट। माटी की मूर्तें नहीं, माटी की हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसाद की नहीं है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? नहीं है। तो यहाँ पे वाणभट्ट का आत्मकथा, और डी में क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो यहाँ पे कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो वो है आपका माटी की मूर्त। ठीक है, उनका ये रचना नहीं है। यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा तो सबको पता है कि कहाँ है। यह है आपका जापान में। इसका आंसर क्या होगा? जापान। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार की निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, कैसी निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, कैसी निबंध है? तो ये क्या है? ललित निबंध है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किस जीवन के प्रतीक हैं?
तो ये आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है, कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन के प्रतीक है या किसके जीवंत के प्रतीक है, ठीक है। तो आज का आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया। और इस पार्ट का क्या नाम है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनके लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और इनका मृत्यु बताए कि कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ, ठीक है, और कहाँ पे हुआ। आप लोग इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये सब आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।